बिंदिया ने जोरदार थप्पड़ मारा, ईशा को और करा। एक फ्रिज के अंदर बंद कहानी की शुरुआत में वो रात गुलाब हवेली के इतिहास में काली स्याही से लिखी जाने वाली थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। बंदिया, जिसकी आंखों में अब तक एक झूठी मासूमियत का पर्दा पड़ा रहता था, उस रात उसने वह पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। उसने बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के दादी के चेहरे पर कालिख पोत दी। यह कृत्य सिर्फ एक अपमान नहीं था और न ही यह केवल गुस्से में उठाया गया कोई साधारण कदम था। यह एक भयानक घोषणा थी, इस बात का ऐलान कि अब बंदियां किसी से डरने वाली नहीं है और न ही वह अब किसी रिश्ते या मर्यादा का लिहाज करेगी। उस एक पल में जब दादी के चेहरे पर वो काला रंग लगा तो दादी के भीतर बरसों से जमा हुआ वो गुरूर, वो विश्वास टूट कर बिखर गया जो उन्हें लगता था कि वे बंदिया को नियंत्रित कर सकती हैं। उसी क्षण उन्हें ईशा के कहे हुए एक एक शब्द याद आने लगे। ईशा ने बार बार चेतावनी दी थी, बार बार समझाया था कि यह लड़की हवेली के लिए अभिशाप बनकर आई है, लेकिन दादी ने हमेशा ईशा को गलत समझा। आज जब अपनी ही आंखों के सामने और अपने ही चेहरे पर उस विश्वासघात का रंग लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि ब्याह के इरादे कितने खतरनाक हैं। गुलाब हवेली का पतन, उसकी दीवारों का दरकना, सब कुछ इसी लड़की के कदमों में छिपा था। दादी का पूरा शरीर अपमान और भय से कांप रहा था। कांपते हाथों से उन्होंने फोन उठाया और उस नंबर को डायल किया जिसे उन्होंने अब तक अपनी दुश्मन समझा था। उन्होंने ईशा को फोन मिलाया। उनकी आवाज में रुलाई थी। एक हारे हुए सेनापति की तरह उन्होंने ईशा से कहा, बेटा, हवेली को बचा लो। मैं गलत थी, मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। गुलाब की बातों में आकर और बंदिया के भोलेपन के जाल में फंसकर मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़ी रही, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। यह लड़की हमें बर्बाद कर देगी। यह सिर्फ चालाक नहीं, यह तबाही है। इसे रोकने का कोई रास्ता बताओ, वरना हमारे पुरखों की यह हवेली मिट्टी में मिल जाएगी। ईशा, जो हमेशा से जानती थी कि एक ना एक दिन सच सामने आएगा, उसने दादी की बातों को शांति से सुना। उसने कोई ताना नहीं मारा, ना ही अपनी जीत का जश्न मनाया। उसने गहरी सांस ली और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, दादी, आप घबराइए मत। जब तक मैं हूं, हवेली को कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप एक काम कीजिए, ब्याह वहां क्या कर रही है, उसकी अगली चाल क्या है, किस तरह की प्लानिंग चल रही है, यह सब मुझे बताती रहिए। बाकी मैं संभाल लूंगी। और यह वो पहला ऐतिहासिक पल था जब दादी ने अपने अहंकार को त्याग कर किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी हवेली की रक्षा के लिए ईशा के साथ खड़ा होना चुना। अब हवेली का माहौल बदल चुका था। दादी की निगाहें अब बदल गई थीं। वह हर वक्त हर पल ब्याह का पीछा करती, जैसे एक जासूस दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। बिंदिया जितनी सुंदर थी उतनी ही वो अंदर से विषैली और चालाक थी। उसका हर काम, हर मुस्कुराहट, हर कदम किसी बड़े और खतरनाक मकसद की तरफ बढ़ता हुआ लगता था। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी में ईशा की समझदारी ही इस तूफान को रोकने वाली है। ब्याह का खेल अब बहुत स्पष्ट था। गुलाब सिंह के करीब जाने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करती, साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाती, लेकिन उसका असली और सबसे बड़ा निशाना गुलाब सिंह नहीं बल्कि सूरज था। सूरज, जो इस हवेली का स्वाभिमान था। सूरज का ब्रह्मचर्य, उसकी पहचान, उसका अभिमान और उसकी अटूट प्रतिज्ञा, बिंदिया इन सब को तोड़ना चाहती थीं। वह जानती थी कि हवेली की नींव सूरज की नैतिकता पर टिकी है। अगर सूरज हार गया, अगर उसका संयम टूट गया, तो हवेली की नैतिक दीवारें गिर जाएंगी और फिर उस मलबे पर बिंदिया अपना राज कायम करेगी। उसकी पकड़ हवेली पर इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर उसे कोई नहीं हिला सकेगा। बंदिया सूरज को अपने रूप जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचती, कभी बेचारगी का नाटक करती तो कभी संयोगवश उसके करीब आने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जैसे ढाल बनकर ईशा सामने आ जाती। ईशा सूरज को उसकी प्रतिज्ञा टूटने से बचाती, उसे ब्याह के हर माया जाल से बाहर खींच ले आती। ब्याह जितनी बार मात खाती, जितनी बार ईशा उसे हराती, उसके भीतर का जहर और भी ज्यादा तेज हो जाता। उसकी आंखों में ईशा के लिए नफरत की आग धधकने लगती। यह दो औरतों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म, सच और झूठ के बीच का युद्ध बन चुका था।
कहानी में एक भयानक मोड़ तब आया जब एक रात गुलाब सिंह नशे में पूरी तरह धुत था। शराब ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। उसकी लड़खड़ाती हुई चालें उसे सीधे ब्याह के कमरे तक ले आई। ब्याह जो खुद को बहुत शातिर समझती थी, उस वक्त गुलाब सिंह के इस रूप के लिए तैयार नहीं थी। उसने गुलाब को रोकने की कोशिश की, उसे जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन गुलाब सिंह जो पहले से ही अपने अहंकार और नशे में चूर था, इसने यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया। एक औरत का हाथ उस पर उठे यह उसे मंजूर नहीं था। वह जानवर बन गया। उसने ब्याह को सोफे पर धकेल दिया और उसके बेहद करीब आने लगा। ब्याह की चीखें उस रात हवेली की दीवारों में दबकर रह गईं। उस रात का साया, उस घटना की काली परछाई लंबे समय तक ब्याह का पीछा करती रही। वो अंदर तक हिल गई थी, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी शुरू हुई थीं। कुछ दिनों बाद जब उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हुए और उसने टेस्ट कराया तो रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो प्रेग्नेंट थी। जिस बच्चे को वो ढाल बनाना चाहती थी,